अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला। आज हम जो स्टडी करेंगे, पहले जो इसकी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अब ये पार्ट 3 है चेस्ट एक्सरे का। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन और रेडियोलुसेंट, रेडियोपैक और जोन्स जो थी लंग्स की, और ग्रे लेवल्स ऑफ ग्रे हमने पढ़े थे। अब जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने कंसोलिडेशन, एटिलेक्टेसिस, प्लूरल इफ्यूजन, नीमोथोरेक्स एंड टेंशन नीमोथोरेक्स जो कि बेसिक लंग पैथोलॉजीज होती हैं वो स्टडी की थी। अब इस वीडियो में हम फॉरेन बॉडी, एंडोट्रैकियल ट्यूब, कंजेनिटल, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, कार्डियो थोरेसिक रेशियो, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, एक दुआ जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। ए अल्लाह, अपना ज़िक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन अंदाज में अपनी इबादत करने में मेरी मदद फरमा। तो ये दुआ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम इसको जो है वो अपने मामूल में ऐड कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पिक्चर है बच्चे की, इसमें क्या हो रहा है कि एक तो चीज़ ये कि ये इमरजेंसी का पेशेंट होगा या कोई इसको और भी मसला होगा जिसकी वजह से एक यहाँ पे ट्यूब नज़र आ रही है और एक ट्यूब हमें ये वाली नज़र आ रही है जिसे हम कहते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब, ETT। अब होता ये है कि कुछ बच्चों के अंदर ये ETT ट्यूब डाली जाती है और ये एंडोट्रैकियल ट्यूब हमारे ट्रैकिया के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये राइट ब्रोंकाई में चली गई है। तो जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसको ट्रैकिया में ही रहना होता है। जो जब इसको डाला जाता है डाला जाता है तो क्या किया जाता है कि इसको 2 सेंटीमीटर स्मॉल रखा जाता है कि वो जो एंगल होते हैं जहाँ पे राइट और लेफ़्ट ब्रोंकाई डिवाइड कर रहे होते हैं ट्रैकिया से कैराइना जो एंगल होता है उससे 2 सेंटीमीटर अबव भी इसको डाल दिया जाता है ताकि जब ये मूव करे तो ये ट्रैकिया के अंदर ही रहे। लेकिन इसमें इस डिफ़ॉर्मिटी में क्या हुआ है कि एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो हमारे पास राइट साइड पे डेविएट कर गई है। तो ये जो ट्यूब होती है इसके साइड में जो बैलून होते हैं जो कि अंदर एयर को, मतलब इसके साइड से अंदर एयर को नहीं जाने देता, सिर्फ इस ट्यूब में से एयर जाती है। तो अब ये ट्रैकिया से डेविएट होकर जब वो राइट ब्रोंकाई में आ गई है तो जो लेफ़्ट ब्रोंकाई था वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया, उसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं जा रही। तो इसलिए जो है ये वाला इस तरह नज़र आ रहा है कि इसमें एयर है नहीं और इसमें एयर है। तो इसे हम कहते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब डिफ़ॉर्मिटी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाइन, जैसे बच्चे क्वाइन, कैप्स वगैरह कुछ खा लेते हैं। तो इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि क्वाइन ट्रैकिया के अंदर है या ईसोफेगस में। तो अगर हम बेसिक एनाटमी देखें ट्रैकिया की, तो जो ट्रैकिया होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियरली ब्रॉड होता है, लेकिन साइड वेज से वो क्या होता है, पतला होता है। जैसे ये क्वाइन की तरह के एंटीरियर पोस्टीरियरली तो वो वाइड होता है, लेकिन जो साइड वेज है वो उसकी तो नैरो पतली होती है। तो जब हम फ्रंटल व्यू में देखेंगे तो अगर क्वाइन ट्रैकिया में है तो वो उसकी एज नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर हम लेटरल व्यू में देखेंगे तो क्वाइन इस तरह ब्रॉड नज़र आ रहा होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये ट्रैकिया के अंदर है क्वाइन। और जो ईसोफेगस है उसमें क्या होता है कि वो साइड वेज ट्रांसवर्सली क्या होती है, ब्रॉड होती है, लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियरली नैरो होती है। इसी क्वाइन की तरह के एंटीरियर पोस्टीरियरली तो ईसोफेगस नैरो है, लेकिन जो साइड वेज ट्रांसवर्स है वो क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं। तो जब क्वाइन फंसता है ईसोफेगस में तो वो इस तरीके से जो फ्रंटल व्यू होगा उसमें पूरा नज़र आ रहा होगा, और अगर हम लेटरल व्यू करेंगे तो उसमें एज नज़र आएगा क्वाइन का। तो इस तरह हम डिफरेंस करते हैं कि जो फॉरेन बॉडी खाई है बच्चे ने वो कहाँ पे गई है। दूसरी फॉरेन बॉडी है, जैसे कैप होता है किसी भी पेन मार्कर का, तो वो भी बच्चे इंगल्फ कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके से वो क्या होगा, नज़र आएगा। अब होता ये है कि ये जो पेन है ये या कोई भी फॉरेन बॉडी है तो वो एयर को अंदर तो जाने देती है लेकिन एयर को बाहर नहीं आने देती। तो जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं ना वो हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं, यानी इंस्पायर तो किया जा रहा होता है लेकिन एक्सपायरेशन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, मसला आ रहा होता है। इस तरीके से क्या होता है कि इसने कोई चीज़ खाई होगी लेकिन यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि जो मेटल्स वगैरह होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं एक्सरे के अंदर, क्योंकि वो अब्जॉर्व कर लेते हैं एक्सरेज को। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक फूड है, जैसे पीनट है,
तो वो नज़र नहीं आएगी। तो हम बच्चे से हिस्ट्री पूछेंगे उसकी मदर से कि इसने क्या खाया था रात को, तो वो बताएंगी कि इसने जो वो पीनट्स खाई थी। तो इस तरीके हिस्ट्री से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे वो स्टक हो गई होगी, तो उसने एयर को अंदर जाने तो दिया, इंस्पायर करने तो दिया, लेकिन बाहर एक्सपायर नहीं करने दिया, जिसकी वजह से हमें जो लंग होगा वो बहुत ज़्यादा रेडियोल्यूसेंट नज़र आएगा, रेडियोल्यूसेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो लंग है वो हाइपर इन्फ्लेमेशन यानी हाइपर इन्फ्लेमेटेड नज़र आएगा, और जो डायफ्राम है वो भी क्या होगा, फ्लैट होकर नीचे को थोड़ा सा पुश हो जाएगा, और जो स्ट्रक्चर्स होंगे मीडियास्टिनल वो क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ये है कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। होता क्या है बच्चों में कि जो हमारे पास डायफ्राम होता है उसके अंदर होल्स रह जाते हैं, तो उन होल्स की वजह से जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हर्निएट होके ऊपर आ जाते हैं डायफ्राम से। तो यहाँ पे हमें जो है वो हेट्रोजेनस ओपेसिटी सी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो डायफ्राम था उसके अंदर होल था, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन थी वो ऊपर आ गया। इंटेस्टाइन में एयर भी होती है और मटेरियल भी, तो हमारे पास जो एयर है वो इस तरह हमें रेडियोल्यूसेंसीज जो है वो ब्लैक नज़र आ रही है, और बाकी जो है वो ओपेसिटी नज़र आ रही है। तो हेट्रोजीनस टाइप ऑफ ओपेसिटी हमें इसमें नज़र आई है कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट कार्डियोथोरेसिक रेशो। अब कार्डियोथोरेसिक रेशो क्या होती है कि जो हमारे पास अडल्ट्स होते हैं वो नॉर्मली खड़े हो जाते हैं, तो उनका जो व्यू होता है वो हमारे पास पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू होता है, यानी पी ए व्यू लिया जाता है अडल्ट्स का। तो जब हम पी ए व्यू ले रहे होते हैं तो हमारे बैक पे होती है सोर्स जहाँ से एक्सरे आ रहा होता है, और हमारे फ्रंट पे फिल्म लगी हुई होती है, और जो हार्ट है हमारे पास वो कहाँ है, थोरेसिक कैविटी के आगे है। तो जब पीछे से एयर आ रही है तो उसको बॉडी के पीछे वाले स्ट्रक्चर से पास होके फिर हार्ट तक पहुंचेगा। तो नॉर्मली अडल्ट्स के अंदर जब पीएवी होता है तो हार्ट का साइज़ 50% नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चे खड़े मतलब नॉर्मली नहीं हो सकते, तो उनको लिटा के एक्सरे किया जाता है। तो जब उनको लिटाया जाता है तो एक्सरे की जो मशीन होती है वो एक्सरे जहाँ से आ रही होती है तो वो उनके फ्रंट पे होती है, यानी एपी एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू उनका लिया जाता है। तो क्योंकि हार्ट हमारी चेस्ट वॉल के थोरेसिक के करीब है, तो जब वो करीब हो जाता है सोर्स से तो इसलिए वो कार्डियोमेगैली यानी हमें थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा होता है। तो नॉर्मली जब बच्चों का जो है वो एपी व्यू लिया जाएगा तो जो नॉर्मल रेशियो होगी वो 0.6 या 60% होगी न्यू बॉर्न में कार्डियोमेगैली। तो इससे कहते हैं कार्डियोमेगैली के 60% नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा कार्डिक थोरेसिक रेशियो बच्चों में, और अडल्ट्स के अंदर 50% नॉर्मल होता है। अब कार्डियोथोरेसिक रेशियो क्या होती है कि ये हमारे पास जो पूरा इंटरकोस्टल डिस्टेंस होता है इसको लिया जाता है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे मिड लाइन से इधर मिड राइट डिस्टेंस और मिड एमएलडी मिड लेफ्ट डिस्टेंस इनको ऐड किया जाता है। हार्ट अगर ये आईडी जो इंटरकोस्टल डिस्टेंस है ये 10 है फॉर एग्जांपल, और ये हार्ट के इन दोनों को प्लस करके 5 बना है, तो 10⁵ टेन रेशो फाइव को जब हम कटिंग करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी 2:1। तो थोरेसिक का कार्डिक के साथ रेशो जो बनती है वो 2 और रेशो 1 बनती है। तो इसे कहते हैं कार्डिक थोरेसिक रेशो, कि थोरेसिक 2 दो गुना ज़्यादा होती है हार्ट से 2:1, तो इसे कहते हैं कार्डिक थोरेसिक रेशो। और जो हमारे पास प्रोस्थेटिक हार्ट वेव्स होते हैं वो भी कार्डियोमेगैली में हमें नज़र आ रहे होते हैं एक्सरे में, लेकिन वो अभी इसमें शायद ना नज़र आए। तो बस इतना हम लोग के लिए काफ़ी है कार्डिक थोरेसिक रेशियो के बारे में जानने का कि वो 2:1 होती है। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।